Welcome to the channel Exam Proof, always with you. Or today we'll see part 2 of this chapter. अगर आपको पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक कीजिएगा. लेट्स स्टार्ट विद अलायंस पॉलिटिक्स. देखो 1989 से जो एरा शुरू हुआ था उसके अंदर कोई भी पार्टी ऐसी नहीं थी जो अपने दम पर पावर पे आ सके. हर पार्टी को एक दूसरे के साथ मिल के किसी तरह पावर में रहना पड़ता था. ये टाइम उस वक्त का भी था जब दलित और अदर बैकवर्ड कास्ट, जिसको हम आज ओबीसी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म जिसकी ओबीसी है, उनकी पॉलिटिक्स भी चरम पर थी. ठीक है, उनकी पॉलिटिक्स भी एमर्ज हुई, ज्यादा वो लोग फोर फ्रंट पर आ गए थे. ठीक है, और इन पार्टीज की कुछ पार्टीज बन गई थी इनकी. ठीक है, और दलित पार्टी एक बहुत ही पॉपुलर पार्टी है, आपने सुना होगा नाम. यूपी की पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, जिनकी की अच्छी अपनी रीजनल पकड़ भी बहुत ज्यादा तेज है. ठीक है, और इन पार्टीज ने ये जो ओबीसी, मेनली जो दलित वोटर्स के लिए या ओबीसी वोटर्स के लिए पार्टीज थी, इन्होंने एक बहुत अच्छा रोल प्ले किया यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट में जब वो पावर में आई 1996 में. देखो हमने पहले, इससे पहले क्या पढ़ा था, नेशनल फ्रंट के बारे में पढ़ा था. तुम्हें याद हो तो 2 पेजेस पलट के देखो अपनी बुक के, जिसके अंदर हमने ये देखा था कि नेशनल फ्रंट की सरकार जब आई थी तब वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बने थे और बीजेपी और लेफ्ट, इन दोनों ने वीपी सिंह को सपोर्ट किया था. यूनाइटेड फ्रंट, देखो यूनाइटेड फ्रंट नेशनल फ्रंट जैसा ही था, लेकिन अब सपोर्ट करने वाले बीजेपी और लेफ्ट नहीं थे, सपोर्ट करने वाले थे कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट. ठीक है, यानी कि पॉलिटिक्स बड़ी प्रैग्मेटिक हो गई थी. पहले नेशनल फ्रंट के टाइम पर ये पार्टीज बीजेपी, लेफ्ट फ्रंट और नेशनल फ्रंट एक साथ मिलकर के आई थी ताकि कांग्रेस को पावर से हटाया जा सके. यूनाइटेड फ्रंट में कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट भी मिल गई थी, उन्होंने सपोर्ट किया था ताकि बीजेपी को पावर ना मिल जाए. ठीक है, लेकिन बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी बनकर उभरी 1991 और 1996 में. 1996 में तो लार्जेस्ट पार्टी थी, हालांकि इसको बहुमत नहीं मिला था, मतलब लोकसभा की मेजॉरिटी नहीं मिली थी, लेकिन फिर भी ये सबसे ज्यादा सीटें इसको मिली थी, हालांकि बहुमत नहीं था. तो गवर्नर बोल रही हूं मैं, प्रेसिडेंट ने बुलाया इनको गवर्नमेंट बनाने के लिए, लेकिन लोगों ने, जो बाकी पार्टीज हैं, वो कोई भी बीजेपी के साथ आई नहीं और इस वजह से बीजेपी को लोकसभा में बहुमत नहीं मिला और बीजेपी को ओपोजिशन में ही बैठना पड़ा था. लेकिन फाइनली बीजेपी भी पावर में आती है. लेट्स सी हियर, एक कोलिजन लीड करती है मई 1998 में, मगर उनकी सरकार गिर जाती है, वो पावर से हट जाते हैं, उनका बहुमत खत्म हो जाता है क्योंकि पार्टीज अपना हाथ खींच लेती हैं इन जून 1999. ठीक है, लेकिन एक बार फिर से री इलेक्शंस होते हैं अक्टूबर 1999 में. वापस से जो बीजेपी है वो पावर में आती है. अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, ये दोनों टर्म्स के, मई 1998 से जून 1999 तक का, और अक्टूबर 1999 में भी अटल बिहारी वाजपेयी ही प्राइम मिनिस्टर बनते हैं. और उनकी ये जो गवर्नमेंट होती है अक्टूबर 1999 में, वो अपनी पूरे 5 साल कंप्लीट करती है, मतलब वो गिरती नहीं है, मतलब कोई भी दूसरी पार्टी उनसे सपोर्ट नहीं खींचती. तुम नीचे कार्टून देख रहे हो ना, इतनी सारी पार्टीज मिलकर के ये किसी तरह सरकार बनी है. तो ये पहली ऐसी सक्सेसफुल कोलिशन गवर्नमेंट होती है जो चल पाती है, मतलब कि कहने का है कि जो 5 साल पूरे चल पाई. ठीक है, सो दिस इज द थिंग. वैसे ये कार्टून हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं. देखो यहाँ पर इंदिरा गांधी खड़ी है ना, अटल बिहारी वाजपेयी टॉपल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंदिरा गांधी यहाँ पर अकेली खड़ी है. ठीक है, जो पावर है वो इंदिरा गांधी के पास है, इंदिरा गांधी के नाम पे है, कांग्रेस को पूरी मेजॉरिटी है. ये 1971 का एरा है.
1999 का एरा क्या था, जिसके अंदर अटल बिहारी वाजपेयी को कितने सारे लोग यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं और सोनिया गांधी यहाँ पर ओपोजिशन में है ना, टॉपर डाउन करने की। तो अब यहाँ पर देखो तो इस तरह से तुम यहाँ पर देख सकते हो कि इंदिरा गांधी तो अकेली कांग्रेस को अपने दम पर सरकार लेके आई है, जबकि यहाँ पर ये वक्त का जो टाइम है 1999, यहाँ पर इतने सारे लोगों की जरूरत पड़ रही है ना, क्योंकि इस वक्त का एरा ही ऐसा था। ओके, सो फाइनली इलेक्शंस हुए और 1989 में जब हुए थे तब से कोलिजन एरा ही चल रहा है, ठीक है। 11 सरकारें आई हैं सेंटर में, और हर बार ऐसा नहीं है कि कोई सरकार अपने खुद के दम पर आ जाए, सभी को कुछ 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 जुगाड़ करने पड़ते हैं किसी तरह पावर में आने के लिए, ठीक है। और यही बात है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारी पार्टीज हैं, यू कैन वेरी वेल सी। एक मजे की बात यह है कि यूपीए जब आई थी, जिसमें कि कांग्रेस जिसको लीड कर रही थी, जिसका लीडर कांग्रेस थी, जिस अलायंस का यूपीए, कांग्रेस को भी 2004 और 2009 में पावर में आने के लिए अलायंस बनाना पड़ा था। तो कहने का मतलब ये है यूपीए, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इस वक्त तो कांग्रेस भी आई थी तो भी कोलिजन में ही आई थी, जैसे कि बाकी पार्टीज आई थी। मतलब कांग्रेस भी ऐसा नहीं है कि अकेले अपने दम पर आ सके, साथ ही मिलजुल कर उसे भी आना पड़ा था। अब अगर अपने इसके डेवलपमेंट्स पर अगर जो तुमने पहले पढ़ा है उस हिसाब से देखें तो देखो, सबसे पहले तुमने देखा जवाहरलाल नेहरू के टाइम पर किस तरह से कांग्रेस डिफरेंट आइडियोलॉजीज के लोग थे, ऐसी आइडियोलॉजीज भी थी जो एक दूसरे से मेल नहीं खाती थी, और वो कांग्रेस के अंदर ही अपने कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करके रहते थे, और एक कांग्रेस सिस्टम चल रहा था, ठीक है। फाइनली इंदिरा गांधी ने यहाँ पर, अच्छा पहले ये बाद में देखेंगे हम, यहाँ पर नीचे चलते हैं। फाइनली इंदिरा गांधी जब आई, उन्होंने क्या है, गरीब दबे कुचले लोगों की तरफ कांग्रेस को थोड़ा सा झुका दिया, जिसकी वजह से बाकी सारी आइडियोलॉजीज कांग्रेस से बाहर चली गई। काफ़ी सारी आइडियोलॉजीज कांग्रेस से बाहर चली गई, मतलब कि बहुत सारी, सिग्निफिकेंट अमाउंट। पहले खूब सारी आइडियोलॉजीज थी, अब एक ही चीज़ रह गई तो बाकी सब निकल करके बाहर आ गई, ओपोजिशन बन गई, और कई सारी रीजनल पार्टीज आ गई 1977 के बाद, जिसकी वजह से कांग्रेस क्या है, बाद में वीक पड़ गई, ठीक है। और लेकिन कांग्रेस तो वीक पड़ गई थी इस वजह से, ठीक है, कांग्रेस तो वीक पड़ गई थी, लेकिन अभी भी कोई दूसरी ऐसी पार्टी नहीं थी जो कांग्रेस की जगह पूरी तरह से ले सके, तो इसीलिए ये जुगाड़ जो है वो चल रही थी। ओके, सो यहाँ पर देख लो, मेनली कोलिजन गवर्नमेंट बता रखी है, वीपी सिंह की है। नेशनल फ्रंट, जो कि मैंने बताया आपको, लेफ्ट फ्रंट और बीजेपी ने सपोर्ट किया था। सेक्शन ऑफ नेशनल फ्रंट लेड बाय समाजवादी जनता पार्टी सपोर्टेड बाय कांग्रेस। जब वीपी सिंह आउट हो गए, प्राइम मिनिस्टर से हटा दिए गए, मतलब मेजोरिटी नहीं रही, तो चंद्रशेखर आए, ये भी थोड़े से पीरियड के लिए रहे, ठीक है, कुछ महीनों के लिए ही रहे थे, यहाँ पे टाइम देख सकते हो। इसके बाद पीवी नरसिम्हा राव आए, है ना, इन्होंने अपना पूरा टर्म कंप्लीट किया, लेकिन मजे की बात यह है कि ये कांग्रेस से थे, मगर इनको भी सपोर्ट की जरूरत थी। मतलब कांग्रेस कोलिजन एरा में ऐसा नहीं है कि कांग्रेस बिना सपोर्ट के आ सकती थी, दूसरी पार्टीज की तरह कांग्रेस को भी किसी ना किसी का सपोर्ट चाहिए था, तो AIADMK और कुछ स्मॉलर पार्टीज जरूरी थी। देन बीजेपी की माइनॉरिटी गवर्नमेंट आई मई 1996 से जून 1996, देखो 1 महीने की रही, ठीक है, और यही चल रहा था। मतलब माइनॉरिटी गवर्नमेंट में क्या होता है, वो है तो माइनॉरिटी में पार्टी, लेकिन उसको दूसरी पार्टीज बाहर से जब सपोर्ट करती है तो दैट इज माइनॉरिटी गवर्नमेंट। नीचे HD देवेगौड़ा, मतलब उनकी गवर्नमेंट में ज्वाइन इन नहीं करते, वो बाहर से सपोर्ट करते हैं। फिर HD देवेगौड़ा आए, यूनाइटेड फ्रंट विद कांग्रेस सपोर्ट, and then I.K. Gujral, United Front with Congress support again, and then AB अटल बिहारी वाजपेयी, फाइनली NDA लेड बाय बीजेपी, जिसमें इन्होंने अपना फुल टर्म कंप्लीट किया था। ये ऐसे पहले नेता थे जो कि पूरी तरह से पहली बार इस कोलिजन एरा में, यानी कि पीवी नरसिम्हा राव भी थे, मगर कहने का ये है कि नॉन कांग्रेस थी ना ये पार्टी बीजेपी, तो पहली बार कुछ
कोई नॉन कांग्रेस पार्टी किसी कोलिजन में रह करके पूरा टर्म कंप्लीट कर पाई थी अब तक का। देन फाइनली मनमोहन सिंह 2 टर्म के लिए रहे, 2004 से 2009, 2009 से 2014, यूपीए लेड बाय कांग्रेस। फाइनली नरेंद्र मोदी जो इस वक्त के हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो आते हैं मई 2014 में, जब भयानक मोदी लहर चल रही थी प्रचंड, और ये नारा बड़ा ही फेमस हो गया था, अब की बार मोदी सरकार। तो एनडीए आती है और बीजेपी फाइनली पावर में आती है। हालांकि मैं ये कहूँगी कि अब का जो वक्त है, बीजेपी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है लोकसभा में, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अब जब दूसरा टर्म चल रहा है इनका, ठीक है, 2019 वाला जो है, ये इसमें तो और ज़्यादा सीटें लेकर आई हैं। मतलब लोगों को ये तो आई गेस जो इनके वो थे, जो इनकी पार्टी में थे, इनको खुद को भी इतना नहीं होगा कि इतना ज़्यादा और ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें आ जाएंगे कि मतलब जितनी पिछली बार मिली है उससे भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा प्रपोर्शन में सीट्स मिलेंगी। तो मैं ये कहूँगी कि ये वक्त का जो एरा था, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के बाद वाला जो अभी इनका चल रहा है, इसको आप कोलिजन में तो है इनकी सरकार, मतलब एनडीए में ही चल रहे हैं ये लोग, लेकिन बीजेपी ऐसी पार्टी है जो अगर एनडीए में नहीं भी होती तो भी मतलब एज इन इनको कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इनके पास पूरी, बीजेपी के पास अकेले के पास इतनी सीट्स हैं कि ये लोकसभा में बिना किसी सपोर्ट के भी रह सकती है। तो ये जो पुराना वाला एरा है जिसके अंदर की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती थी, अब इस वाले टाइम पे, नरेंद्र मोदी जी के टाइम पर ऐसा अब सिचुएशन नहीं है। बीजेपी फुल फ्लेज्ड, बीजेपी के पास बहुत ज़्यादा सीट्स अपने आप में हैं। तो कहीं ना कहीं इसका नेचर जो है वो अब चेंज हो चुका है। कोलिजन में तो अभी भी है बीजेपी, लेकिन बीजेपी को अगर यूं कहें कि काफ़ी ज़्यादा सीट्स हैं, तो अगर कोई पार्टी निकलती भी है तो इनको इतना फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। ओके, सो नाउ इज द पॉलिटिकल राइज ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस। देखो, अब तुमने यहाँ पर इमरजेंसी वाले लेसन में पढ़ा था किस तरह से ओबीसी जो है वो भर रहे थे पॉलिटिकल फोर्स बन करके, ठीक है। देखो, सबसे पहले जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तो SC ST को रिजर्वेशन थी। आफ्टर दैट ओबीसीज को मोबिलाइज किया गया, उनको फोर फ्रंट पे लाया गया, उनको ऑर्गेनाइज किया गया, और ये कुछ ऐसी बैकवर्ड कास्ट्स थी जो कि एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड थी, लेकिन SC ST के अंडर नहीं आती थी, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ओबीसीज जो हैं वो उन्होंने अपना कांग्रेस से सपोर्ट करना बंद कर दिया, तो वो लोग नॉन कांग्रेस पार्टीज की तरफ चल पड़े। और एक ये भी कारण था 1977 में जनता पार्टी की गवर्नमेंट में आने का। नाउ इज द मंडल इम्प्लीमेंटेड। यहां पर देखो तुम लोग, मंडल कमीशन की बात हम यहां पर करेंगे। एक कमीशन सेटअप किया गया था जनता पार्टी की जब गवर्नमेंट थी 1977 उस वक्त, ठीक है। उस कमीशन ने ये रेकमेंड किया था कि यहाँ पर हम पूरा डिटेल में देखेंगे कि ओबीसी को रिजर्वेशन दे दो, और जब उसके, लेकिन जब तक ये इम्प्लीमेंटेशन, मतलब जब तक ये रिकमेंडेशन आई कमीशन की, तब तक वीपी सिंह जनता पार्टी गवर्नमेंट जो थी वो गिर चुकी थी और इंदिरा गांधी आ गई थी पावर में। अब इंदिरा गांधी पावर में आ गई थी तो ये जो कमीशन की रिकमेंडेशन है ठंडे बस्ते में चली गई थी, यानी कि इस पर ध्यान नहीं दिया गया था। फाइनली जब 1989 में वापस से वीपी सिंह की गवर्नमेंट आई, नेशनल फ्रंट वाली गवर्नमेंट आई, तो उन्होंने जनता पार्टी के वक्त जो कमीशन बैठाया गया था, मंडल कमीशन, जिसने ओबीसी की रिजर्वेशन को रेकमेंड किया था, वो इम्प्लीमेंट कर दिया। तो यहाँ पर हम यही देखने वाले हैं कि मंडल इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर क्या था। देखो, नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट ने, मैंने तुम्हें ये बता दिया है ना। अब जब ये रिजर्वेशन का इम्प्लीमेंटेशन हो गया कि 27% रिजर्वेशन मिलेगी ओबीसीज को, तो बहुत ज़्यादा डिबेट्स हुई थी, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिस्कशंस हुई थी कि सही है या नहीं है, एक दूसरे के ऊपर लोग चढ़े पड़े थे, फॉर एंड अगेंस्ट, ठीक है।
अब इसकी वजह से इतनी ज़्यादा डिबेट्स डिस्कशंस हो रही थी, तो ओबीसी सेक्शंस को भी ज़्यादा अवेयरनेस आई अपने पॉलिटिकल उसके बारे में। और ओबीसी जो है वो काफ़ी बड़ा सेगमेंट है इंडिया का, और इस वजह से ऐसा आर्ग्यू किया गया कि इन लोगों को सही सरकार में, एडमिनिस्ट्रेशन में और पॉलिटिकल पावर में सही शेयर मिलना चाहिए, सही हिस्सा मिलना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ फोटोज़ वगैरह हैं, और अगर आप अपने मदर फादर से पूछेंगे तो वो बड़ी ही आराम से कनेक्ट कर पाएंगे कि उस वक्त का टाइम कैसा था। तो आप उनसे एक एक्सपीरियंस ले सकते हैं कि किस तरह से दंगे फसाद हो रहे थे, जैसे, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये सब देख सकते हैं, ठीक है। जैसे जब कोविड-19 ओवर हो जाएगा तो विल हैव अ एक्सपीरियंस जिसको हम बताएंगे, तो सेम आप अपने मदर फादर से पूछ सकते हैं यहाँ पर। नाउ इज द मंडल कमीशन। देखो, ओबीसीज का रिजर्वेशन साउथ की स्टेट्स में था 1960s से ही, और नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में नहीं था। जब जनता पार्टी गवर्नमेंट आई तो ये जो डिमांड है कि ओबीसी को रिजर्वेशन दो नेशनल, नॉर्थ इंडिया में और नेशनल लेवल पे, ये बहुत ही तेजी से उठाई गई। कर्पूरी ठाकुर जो कि बिहार के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने अपनी स्टेट में तो ओबीसी का रिजर्वेशन कर दिया था। बड़ा ही कंट्रोवर्शियल रही थी वो चीज़। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने फाइनली एक कमीशन बिठाया कि बताओ कैसे क्या करना है, क्या कंडीशंस हैं ओबीसी की, ये बताओ। और इस कमीशन को ऑफिशियली कहा गया सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, ठीक है, क्योंकि ये दूसरी बार ऐसा कोई कमीशन बिठाया गया था, गवर्नमेंट ने बिठाया था आफ्टर ऐसा कुछ बिठाया था, है ना। तो इस कमीशन को मंडल कमीशन भी कहा जाता है, क्योंकि इनके चेयरपर्सन का नाम था बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। अब जो मंडल कमीशन है, इसको सेटअप किया गया ताकि ये पता चले कि कोई ऐसी क्लास है एससी एसटी को छोड़ करके जिनकी एजुकेशन और सोसाइटी में इतनी पोजीशन अच्छी नहीं है, ठीक है, और कैसे हम इनको पता लगाएं कि ये वो क्लासेस हैं। और ये भी कहा गया मंडल कमीशन से, आप ये भी बताओ कि किस तरह से इनकी बैकवर्डनेस को ख़त्म किया जाए। लेकिन जब तक कमीशन अपना काम कर रहा था और जब अपने सोल्यूशंस लेके आया 1980 में, तब तक जिस गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था, जनता गवर्नमेंट, वो गिर चुकी थी, इंदिरा गांधी आ चुकी थी, और ये मामला तब बंद हो गया था, मतलब, ठीक है। लेकिन कमीशन ने ये एडवाइज किया था कि ये जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, इनको बैकवर्ड कास्ट भी समझा जा सकता है, ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस। और ये एससी एसटी के अलावा ऐसी कुछ हैं जो कि जिनका कि एजुकेशन में भी इतना अच्छा रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ना इनको पब्लिक सर्विसेज में एम्प्लॉयमेंट का, मतलब ये इनको एम्प्लॉयमेंट ढंग से मिली हुई है। तो ऐसा हो जाना चाहिए कि 27% ऑफ द सीट्स जो हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, स्कूल्स, कॉलेजेस वगैरह में और गवर्नमेंट जॉब्स में इनके लिए रिजर्व कर दो, ठीक है। तो तब के बाद से हमारा जो रिजर्वेशन है इंडिया में 50% हो गया। अब तो ये थोड़ा सा और हो गया आफ्टर ईडब्ल्यूएस, जब इट इज़ 10% ये और बढ़ गया है, ठीक है। सो दिस वाज द थिंग। इसके अलावा भी लैंड रिफॉर्म्स और दूसरी रिकमेंडेशंस भी थी। फाइनली नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट जब आई तो उन्होंने कहा हम मंडल कमीशन जी रेकमेंड है, ठीक है, हम लगाते हैं, एक काम करते हैं, ओबीसीज को सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब्स हैं उसमें रिजर्वेशन दे दो। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। लोग मतलब पूरी तरह से हथियार ले लेके दंगे फसाद से करने लग गए थे। और इंदिरा स्वाहनी केस, एक सुप्रीम कोर्ट में केस भी किया गया था, इंदिरा स्वाहनी केस के नाम से बहुत मशहूर है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट को कहा गया था कि ये सब क्या चल रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि गवर्नमेंट की तरफ ही डिसीजन दिया, ये कह दिया था कि 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए रिजर्वेशन, ठीक है।
अब यहाँ पर फाइनली ओबीसीज की पॉलिसी जो है, रिजर्वेशन जो है, बाद में किसी ने उसको रिजेक्ट नहीं किया, ठीक है, और सब पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना लिया। देखो इसके पीछे अंदर की बात यह है कि रिजर्वेशन हटाना बहुत मुश्किल बात है, लेकिन अगर किसी भी सेक्शन को रिजर्वेशन मिलता है तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पंगा नहीं लेना चाहती उनका रिजर्वेशन हटा करके और उनको निराश और दुखी करके। और ओबीसी तो खुद इतनी ज़्यादा मात्रा में थे कि अगर पॉलिटिकल पार्टी कोई करने की कोशिश भी करे हटाने की भी, तो फिर उसमें क्या होता है कि फिर अब उनको पंगा लिया जाता है ना ओबीसी से, फिर सारे ओबीसी अगेंस्ट हो जाएंगे। तो इस वजह से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने ऐसा पंगा नहीं लिया और इस तरह ओबीसी का रिजर्वेशन चलता रहा। देन इज पॉलिटिकल फॉलआउट्स। 1980s में ऐसी हम यहाँ पर देखेंगे, बहुजन समाज पार्टी के बारे में मेनली देखेंगे। दलित पार्टी थी ये। 1978 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन, बामसेफ। और ये सिर्फ एक ट्रेड यूनियन नहीं थी मामूली सी, ये चाहती थी कि पॉलिटिकल पावर मिले बहुजन को। बहुजन कौन है? एससी, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ओबीसीज एंड माइनॉरिटीज, ठीक है। बामसेफ से ही वो लेकर के, बामसेफ से ही निकली दलित शोषित समाज संघर्ष समिति और बाद में बहुजन समाज पार्टी। इनके लीडर थे कांशीराम और अब कौन है? मायावती, ठीक है। तो बहुजन समाज पार्टी बहुत ही छोटी सी पार्टी शुरू हुई थी, जिसका कि मेन जो लोग थे, जिसकी की मेन बेस था जिसका, वो थे दलित वोटर्स। जो दलित वोटर्स हैं वो इनका मेनली बेस था ऑफ पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। 1989 और 1991 में इस पार्टी ने बहुत ज़्यादा अचीवमेंट जो है वो हासिल की एंड इवन इन्होंने दे रोज टू द चीफ मिनिस्टर ऑल्सो। मायावती बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑल्सो ऑफ उत्तर प्रदेश। तो आप देख सकते हैं कि एक ऐसी पार्टी जिसका कि प्राइम बेस दलित वोटर्स है, किस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक अच्छी बात है कि दलित वोटर्स का पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हुआ ताकि ये लोग भी अपनी मांगों को लेकर के फोर फ्रंट पे आए। और ये एक बहुत ही अच्छी बात थी उस वक्त, क्योंकि इससे पहले कोई भी ऐसी एस्टैब्लिश्ड दलित ओनली पार्टी, दलित ओनली नहीं कहा जाएगा, कि मेनली प्राइम बेस जो था, शुरुआत जो थी वो दलित वोटर्स से थी, ऐसी कोई नहीं थी। तो इस पार्टी ने बहुत बढ़ चढ़ के दलित वोटर्स के लिए अब कांशीराम के अंडर बीएसपी ने एक प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स चल रही थी, है ना, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनी। कांशीराम वैसा ही उनको बनाना चाहते थे। यहाँ पर कांशीराम को पता था कि जो बहुजन है, एससी, एसटी, ओबीसी और रिलीजियस माइनॉरिटीज, ठीक है, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस एंड ऑल, अगर ये सब मिल जाए तो ये तो बहुत बड़ा हिस्सा है हमारे कंट्री की पॉपुलेशन का, ठीक है। आपको ये मानना होगा, अगर आपके पास हिस्ट्री भी है तो एंड चैप्टर में आपको देखना होगा कि जो सबकी वो बता रखी है खूब, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स हैं कई सारी, है ना, उसके अंदर ये साफ साफ लोगों की डिबेट चल रही है कि शेड्यूल्ड कास्ट वैसे तो माइनॉरिटी नहीं है, मतलब वैसे तो काफी बड़ा हिस्सा है, लेकिन उनको दबाया और कुचला गया है हिस्ट्री में, ठीक है। तो यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट है, ये काफी बड़ा हिस्सा अपने आप में है। और जब एसटी, ओबीसी है ना, भी बहुत बड़ा हिस्सा है, रिलीजियस माइनॉरिटीज, जब ये एक साथ मिल जाएंगे तो इंडिया की काफी बड़ी पॉपुलेशन बन जाएगी। और इतनी बड़ी पॉपुलेशन अगर साथ आ जाती है तो इनको पावर में आने से कौन रोक सकता है, ठीक है। तो यही सोच थी इस वक्त पे, ठीक है।
तो यहाँ पर यही सब चल रहा था और ये एक अच्छी बड़ी पार्टी बनकर के उभरी। और बहुजन समाज पार्टी का एक बहुत अच्छा से था अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट में, ठीक है। मेनली अटल बिहारी वाजपेयी की बात करूं तो ममता बनर्जी, जे जया ललिता और मायावती, ठीक है, यानी कि तृणमूल कांग्रेस, AIADMK एंड दैट बहुजन समाज पार्टी। इन अटल बिहारी वाजपेयी को बहुत मैनेज करना पड़ा था इनके साथ, ठीक है, जब कोलिजन में थे ये लोग। कहने का मतलब है कि इस पार्टी ने बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। इवन इन नेशनल गवर्नमेंट्स अपना एक अलग, ये पार्टी एक सपोर्ट रखती है, एक अलग दमखम रखती है, यूपी की ही इलेक्शंस में नहीं बल्कि बाकी पार्टीज को नेशनल लेवल पर भी सपोर्ट करती है। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। मिलते हैं अगले पार्ट में, और पूरे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है